हमने EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड का लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इसलिए हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और हम लगभग सभी चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी, पर मिनिमम हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम लगभग 35-40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। इसके बाद आपकी जो है लगभग हम हर चैप्टर को लेके फिर लगातार उन चैप्टर पे या फिर एक ही चैप्टर लेके उनके लगभग 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे। और यदि जिसने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से सब चीज़ें सीख जाएगा, लेकिन उसे एडवांटेज रहेगा जिसने थ्योरी वाली क्लास जो है वो देख चुकी है। ठीक है, तो हम देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवैल्यूएशन पे है। ठीक है, इसका मतलब मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, फिर भी मूल्यांकन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, दो वर्ड पे हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, एक आकलन और एक मूल्यांकन। तो आकलन मतलब होता है कि वो कैसे सीखता है, ठीक है, और इवैल्यूएशन मतलब होता है वो क्या सीखता है। ठीक, जैसे आपने कोई भी चीज़ उसे सिखाई, मान के चलिए आज कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, जैसे आप कोई टॉपिक हम बात करते हैं, जैसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें हमारे टॉपिक की। ठीक है, अब हमने वो पढ़ा, उसके बाद मैं आपका मूल्यांकन करूंगा कि आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा उसके बाद आपको कितना आता है। ठीक है, अब मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए आपको और 5 नंबर के ही रहे वो, फिर मैंने देखा कि 5 में से आपको कितने नंबर मिले, यही आपका मूल्यांकन है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है वो आपके संख्यात्मक परिमाणात्मक जो है, मतलब कि यदि आप कहें मूल्यांकन में मापन भी आपका जो है, मापन प्लस जो है आपका विश्लेषण कहना चाहिए कि आपने क्या सीखा, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, मूल्यांकन का अर्थ है निरीक्षण करना, परीक्षण करना या निर्णय देना या उपरोक्त सभी। अब जब भी उपरोक्त सभी आ जाता है तो आपको लगेगा कि उपरोक्त सभी आंसर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताते आया है कि उपरोक्त सभी आ गया तो ऐसा नहीं है कि उपरोक्त सभी ही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है निर्णय देना। देखिए, कभी भी आपको लगे ना, कंफ्यूजन लगे, जब आपको लगे कि एक से ज़्यादा आंसर हैं आपके, तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है कि ऐसा कोई इफेक्टिव आंसर है जो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। जैसे हम निर्णय देना की बात कर रहे हैं, निर्णय देने का अर्थ है मूल्यांकन आपने किया, उसके बाद आपने 10 में से नंबर दे दिया उनको निर्णय करके। ठीक है, कि आपने जो सीखा वो कितना सीखा, ये निर्णय लेना और आपको निर्णय दे देना। तो यही है, इसमें निरीक्षण भी कर लिया आपने, परीक्षण भी कर लिया, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन से अभिप्राय है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ना पॉज करके देखना है कि आपको कितना आता है। फिर यदि आपको नहीं बनता है, देखिए, आप गलती करोगे तो और भी ज़्यादा सीखोगे, वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे, और यदि आप सही आंसर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना या छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या स्वस्थ परिचय करना। ठीक है, तो सबसे इफेक्टिव जो आंसर है वो ये है। देखिए, आप जो सिखाते हैं उसकी सफलता या असफलता का अध्ययन करते हैं मूल्यांकन में, मतलब कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, वो सफल रहा आपके मूल्यांकन में या नहीं रहा, इसका अध्ययन आप करते हो किसमें, मूल्यांकन में। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है तो शैक्षणिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना या छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना, प्रयोजन के अनुसार चयन करना या उपरोक्त सभी। अब फिर उपरोक्त सभी आ गया। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाना। बिल्कुल, आपके जो उद्देश्य हैं, देखिए, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ लक्ष्य है जो आप अधिगम करता है या फिर छात्रों के अंदर डालना चाहते हो। ठीक है, यही है, तो ये राइट है। छात्रों का वर्गीकरण अथवा श्रेणी निर्धारण करना। अब जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे इसको रॉन्ग माना जाता है, लेकिन मूल्यांकन में यही चीज़ सही हो जाती है, क्योंकि आप मूल्यांकन करते हो और वहाँ पे देखते हो कि छात्र का लेवल क्या है। जैसे कि बात करें हम, यदि हम श्रेणी का निर्धारण नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे, आप मूल्यांकन में क्या करते हो, किसी को फर्स्ट दे दिया, किसी को सेकंड दे दिया, किसी को थर्ड दे दिया, किसी को ए दे दिया, ठीक है, किसी को बी दे दिया। तो यही है श्रेणी का निर्धारण, आपके परसेंटेज के माध्यम से आप वर्गीकरण करते हो छात्रों का या श्रेणी का निर्धारण करते हो, तो ये भी सही है। प्रयोजन के अनुसार चयन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, डी नंबर। ठीक है, आप क्या आंसर टिक करोगे तीसरे का, उपरोक्त सभी। हम देखते हैं नेक्स्ट,
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। विद्यार्थी केंद्रित हो, बिल्कुल। व्यापक हो, हाँ व्यापक होना चाहिए मूल्यांकन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मूल्यांकन में आप जो आपने पढ़ाया है सिर्फ उससे ही संबंधित पूछे, आप उसके जो है पिछले उससे रिलेट करके भी पूछ सकते हैं। मतलब व्यापक होना चाहिए, ये नहीं कि आप सिर्फ उसका मूल्यांकन सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से हो। जैसे कि आप अर्धवार्षिक पेपर लेते हो, वार्षिक पेपर लेते हो, तो व्यापक रूप में होता है। मतलब कि आप जब मार्कशीट देखोगे, जो है 8 क्लास तक होता है कि पोर्टफोलियो बनता है कि उसका अनुशासन में कितने नंबर रहे, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो है मतलब वो भाग लिया क्या नहीं उसने, मतलब कि किसी और ने आपने कोई मतलब कि आपने कहना चाहिए जैसे 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई, जैसे कोई कार्यक्रम हुए उसमें उसने भाग लिया या नहीं लिया, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा रहा वहाँ पे, उसकी रुचि कैसी रही, तो इसके अकॉर्डिंग आप नंबर देते हो। वो खेल कूद में कैसा रहा, उसका अनुशासन कैसा रहा, वो डिसिप्लिन में कैसा रहा, ठीक है, इस प्रकार से हम व्यापक रूप कहते हैं इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, इसका उद्देश्य केंद्रित हो, बिल्कुल एम केंद्रित होता ही है हमारा। और उपयुक्त सभी, उपयुक्त आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, तो सही आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, हम देखते हैं मूल्यांकन में शामिल है, क्या शामिल है, मूल्य निर्धारण, मापन, उपयुक्त दोनों, या पुरस्कार या दंड। ठीक है, तो मूल्यांकन में मैं बता दूं आपको, पुरस्कार और दंड तो नेगेटिव आंसर है आपका, ये होता ही नहीं है कि दंड देने का तो अधिकार है ही नहीं। जब भी आप कुछ भी सिखा रहे हो उनको तो समझा सकते हो, पर दंड देने का अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं दो, मूल्य निर्धारण या फिर मापन। ठीक है, ये या फिर उपयुक्त दोनों। तो मूल्यांकन में मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अंदर मापन शामिल होता है और मूल्यों का निर्धारण भी शामिल होता है, तो दोनों चीज मिलकर ही मूल्यांकन बनती हैं, इसलिए मूल्यांकन में शामिल होता है तो उपयुक्त दोनों, मूल्य निर्धारण भी और मापन भी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो देखते हैं निरपेक्ष है, सापेक्ष, एकांकी या बहुमुखी। ठीक है, तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है आपका वो है सापेक्ष। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हम नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। ये देख लेना आप, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव या छात्र परीक्षा व परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो ये हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया भी था वहां पे, जिसको समझ में नहीं आया होगा यहां समझा देता हूं। देखिए, मूल्यांकन में 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आपके, एक छात्र होता है, एक परीक्षा होगी आपकी छात्रों की, और परिणाम आप निकालोगे। तो मूल्यांकन की यही 3 चरण हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों को उपलब्धि को भांपना या शिक्षार्थियों की उपलब्धि को भांपना, बिल्कुल मुख्य मूल्यांकन का उद्देश्य ये भी है। लेकिन हम और भी देखते हैं क्या वो इन तीनों में से कोई इफेक्टिव आंसर तो निकल के नहीं आता है, क्योंकि देखिए पेडागोजी हमेशा हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से आती है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहां पे आप डायरेक्ट टिक कर दोगे कि इसका आंसर बी ही होगा। लेकिन जब आपके ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको चारों के चारों आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद एलिमिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो फर्स्ट लग रहा है हमको हो सकता है वह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ये नहीं है, मूल्यांकन तो हर पाठ के बाद भी होता है, तो पदोन्नत तो कक्षा का ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कि सिर्फ मूल्यांकन सिर्फ बाद में होता हो, तो ऐसा नहीं है। सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे इफेक्टिव जो आंसर है इसका वो है फर्स्ट नंबर, ए नंबर, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को भांपना। ठीक है, मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण किया जाता है कि जो विद्यार्थी है उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, जो हमने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से सीखा या नहीं सीखा। मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है, और हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस कर रखा है इस चीज को। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ब्लैंक। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है, या निष्पादन आधारित होता है। तो बिल्कुल ही आसान आंसर है इसका क्या, विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। अब कोई भी मूल्यांकन हो, आपका सतत हो, व्यापक हो, चाहे आपकी शिक्षा हो,
सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित होती है। हम नेक्स्ट देखते हैं, सतत मूल्यांकन में गुण निहित है। कौन सा? नियमबद्धता का, निरंतरता का, अस्पष्टता का या अव्यवस्था का। तो नाम से ही स्पष्ट है, सतत मूल्यांकन मतलब कैसा होता है? वो निरंतर होता है, बार बार होता है, ठीक है। तो निरंतरता का कह सकते हो आप। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है। तो 11वां बताना है आपको क्या हो सकता है। तो 11वें का आंसर सबसे पहले पढ़ो और इसका आंसर निकालने की खुद कोशिश करो। इसके क्रॉस क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, उस पॉइंट पे आप कितना अधिक सोच सकते हो, ये आपको डेवलप करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप इन बारे में नहीं सोचोगे तो देखिए, आप कितने ही क्वेश्चंस कर लें, प्रैक्टिस लगा लें, आप कितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लें, लेकिन नए क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और ये कब डेवलप होता है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेडागोजी नहीं पूछा जाता, आपसे एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से सोचते हो। तो ये चीज़ जब ही आएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचोगे उस बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन आपके माइंड में चलेंगे, तो आप उतना ही अच्छे तरीके से पेडागोजी में स्कोर कर पाओगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मध्य अंतर है शिक्षण शक्ति का, पाठ्य वस्तु का, समय का या उद्देश्य का, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है उद्देश्य का। सतत हो व्यापक मूल्यांकन के मध्य जो अंतर है वो किसका है? उद्देश्य का अंतर है। आप सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में हमेशा किसका अंतर देखते हो? उद्देश्य का, ठीक है। शिक्षण शक्ति का ये दोनों में ही देखते हो आप, पाठ्य वस्तु का दोनों में ही, समय का दोनों में, लेकिन उद्देश्य का जो है इनके मध्य अंतर यदि हम बताएं सतत और व्यापक मूल्यांकन के मध्य, तो वो किसका है अंतर? उद्देश्य का है, ठीक है, लक्ष्य का है। छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ये आपको सोचना है वर्ष में 2 बार, क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल में बताया था आपको, वर्ष में 2 बार, लगातार वर्ष भर, वर्ष में 3 बार या वर्ष के अंत में। तो सिंपल है, लगातार वर्ष भर। हम नेक्स्ट देखते हैं, मूल्यांकन में दी जाती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा या इनमें से कोई नहीं। अब जो भी आपको समझ में ना आए ना, आप डिटेल में वहां जाके देख सकते हो, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। और या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपको समझ में ना आए तो, ठीक है। हम देखते हैं, मूल्यांकन में दी जाती है शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, भाषण की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन में जो दी जाती है वो किसकी प्रेरणा है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा है, भाषण की प्रेरणा है, खाने पीने की प्रेरणा है या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकते। भाषण की प्रेरणा आपको लग रहा होगा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव आंसर क्या है इसका? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, जिसमें भाषण भी शामिल है, आपका हर चीज़ शामिल है उसमें। तो शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा मूल्यांकन में दी जाती है। अब मूल्यांकन के पक्ष होते हैं 3, 4, 5 या 2। अभी हमने डिस्कस किया है कि मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं? 3। छात्र हो गया, उसका परीक्षा हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपका उसके परिणाम हो गए। ये 3 ही चरण होते हैं, 3 ही पक्ष होते हैं, और मैंने यहां डिटेल में आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। एक बार और यदि आपको समझ में ना आए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो खुद से। शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक सफल है इसका पता लगाया जाता है, शिक्षकों से, समाज से, विद्यार्थियों से या मूल्यांकन से। तो इजी है बिल्कुल, मूल्यांकन से। आप मूल्यांकन करके ही तो पता लगाओगे कि शिक्षण प्रक्रिया किस सीमा तक, किस लिमिट तक सफल हो पाई है, कि कितना सीखा है उन्होंने, जो भी आपने पढ़ाया है बच्चों ने कितना सीखा है, इसके द्वारा आप मूल्यांकन करते हो उनका। तो आपका राइट आंसर जो है मूल्यांकन है। इसी के द्वारा आप पता लगाते हो कि बच्चों ने कितना सीमा है। मान के चलिए आपने इतना पढ़ाया, ठीक है, ये लिमिट रही आपकी, तो बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने इतना सीखा या फिर इतना सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि उन्होंने जितना आपने पढ़ाया वो सभी चीज़ सीख गए, तो यही है मूल्यांकन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो ये बिल्कुल इजी है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है वहाँ पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। तो बल देता है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, निरंतर परीक्षण पर, या सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए इस पर।
या शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो जो है राइट आंसर है आपका सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ के ही समझ गए होंगे और ये इजी भी है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो यह खालिस्तान के समान है। थोड़ा सोचना है आपको, पॉज करके सोच सकते हो आप। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या आकलन और सीखना दोनों। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जब एक बावर्ची है वो खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो क्या करना चाहता है? वो तो यह किसके समान लग रहा है आपको? सीखने का आकलन कर रहा है वो, या सीखने के लिए आकलन कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, वो जो है सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आकलन मतलब वो कैसा बन रहा है ये देखना। तो कैसा बन रहा है ये देखना, इसकी चीज वो सीख रहा है। मान के चलिए उसने चख रहा है, मान के चलिए उसने नमक कम डाल दिया, नमक डाला ही नहीं, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है? वो सीख भी रहा है उसका आकलन के साथ। ठीक है, तो ये चीज है, वो आकलन कर रहा है किसके लिए? सीखने के लिए। तो ये समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की आवश्यकता है। तो इसका आंसर देखना है, यह घटनाओं का सही वर्णन है। ठीक है, तो के अलावा बोल रहा है, मतलब यहां पे जो है नेगेटिव आंसर आएगा। के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए वह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता। तो ये नहीं करता, यदि करता है लिखा रहता ना तो ये बिल्कुल राइट रहता, लेकिन नहीं करता लिखा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। इसके अलावा हम सभी चीजें रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यदि ये करता है रहता तो आपकी ये विशेषता भी होती। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव पूछा है। इसके अलावा क्या है? ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, या जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो इसके लिए ना आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट वाला आंसर है कि ये आंसर होगा तो यही होगा। तो मैं बता दूं अभी के लिए कि सही आंसर है आपका जेपी गिलफोर्ड एवं बुद्धि संरचना का सिद्धांत। इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको पढ़ा नहीं है हमने, तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही हम इसकी रख दें। मुंह दर मुंह बातचीत अनुसंधान की कौन सी प्रविधि है, कौन सी विधि है, या कौन से आप कह सकते हो अप्रोच है? ठीक है, तो 20वां नंबर का आपको सोच रहे हैं क्या हो सकता है आंसर। मुंह दर मुंह बातचीत आसानी से आप बता सकते हो किसमें हो सकती है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षण, या समाज नीति। समाज मिति होगा यहाँ पे। ठीक है, समाज मिति। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा साक्षात्कार। ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू में क्या होता है, आप किसी से कैसे लिखित में क्वेश्चन पूछते हो? नहीं, आप सिर्फ वहां पे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में सिर्फ मुंह दर मुंह बातचीत होती है, आपकी सिर्फ बातचीत होती है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो है बहुत इजी था, क्योंकि आप नाम से ही बता सकते थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि माप के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह बह जाएगी। यह कथन है, तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये कथन जिनका है उन्हीं का रहेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं ये किसका है? रॉस का कथन है। याद रखना है आपको, यदि माप के सारे यंत्र और साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह रह जाएगी। ठीक है, यहां पे जो है रॉन्ग होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी, रह जाएगी, तो वो किसका कथन है? रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हमारा वो बताना है आपको मापन, परिधि, संक्रिया या मूल्यांकन। ठीक है, तो किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने के लिए जो है मैंने आपको बताया था वहां पे मापन। ठीक है, क्या होता है मापन। मूल्यांकन में मापन भी शामिल है आपका, लेकिन यहां पे सिर्फ एक चीज के बारे में पूछा, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने के लिए मापन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन में हम मापन भी देखते हैं और एक और चीज क्या देखते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, दोनों चीज मैं बता चुका है, इसका आंसर भी आया था आपके सामने, ऑप्शन में भी आया था, ये क्वेश्चन भी बना था कि कौन से दो पहलू हैं, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि आप कितने रूप से एक्टिव हो ये चीज के लिए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मापन। समझ में आ गया होगा। यदि कंफ्यूजन होगा कि मूल्यांकन होना चाहिए तो आप यहां से रिलेट कर सकते हो कि जो मापन होता है वो संख्यात्मक रूप में होता है, और मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं तो दो चीज की होती। ठीक है, तो मापन की बात कर रहे हैं सिर्फ मात्रा के लिए, यहां पे मापन आएगा। ठीक है, और यहां मूल्यांकन की जब बात होती है तो मात्रा की भी बात होती है, और एक और चीज की जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और या नहीं पता होगा तो आप ऊपर जाके देख सकते हो एक बार, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वही परीक्षा पूर्णतः वैध मानी जाएगी जिसमें निबंधात्मक प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे या लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, या उपरोक्त सभी प्रश्न होंगे। तो क्या लग रहा है आपको, वही परीक्षा पूर्णतः वैध मानी जाएगी। ये वैधता में बताया था मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, वैध, विश्वसनीयता, ये सभी चीजें देखा था ना हमने मूल्यांकन में। तो मैंने बताया था आपको, देखिए आप निबंधात्मक प्रश्न जब आप लिखते हो, निबंध मान के चलिए कोई दो टीचर है या फिर कोई दो बच्चे, तीन बच्चे हैं, इसने भी वही चीज लिखी, एग्जैक्ट पॉइंट लिखा, इसने भी वही चीज लिखी और इसने भी वही चीज लिखी। ठीक है, सेम चीज लिखें क्योंकि एक ही टीचर ने इनको याद करवाया है, लेकिन इन तीनों को जो है नंबर अलग अलग मिलते हैं। आपने देखा होगा क्यों, मान के चलिए इसको राइटिंग के आधार पे मिल गए, इसको ज़्यादा नंबर मिल गए, इसको कम नंबर मिले क्योंकि इसकी राइटिंग सही नहीं थी, इसकी राइटिंग सही नहीं थी, इसलिए इसको थोड़ी ज़्यादा मिले, इसको और ज़्यादा, और इसको सबसे कम नंबर मिले। अब निबंधात्मक में ये होता है आपका, या फिर ये हो सकता है कि इसने थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां कर दी इसलिए इसके नंबर कट गए, बाकी सबने इन दोनों को सेम नंबर मिल गए, तो ऐसा हो सकता है। तो निबंधात्मक में आप नहीं कह सकते कि किसको कितने वैध नहीं माना जाएगा। मान के चलिए आप 10 नंबर का रख रहे हो तो यहाँ पे वैधता नहीं ली जाएगी कि एक ही, यदि आप इसी अकेले को, इसी बच्चे के आप आंसर शीट को दो टीचर के द्वारा जांच रहे हो, दो टीचर जांच रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये निबंधात्मक है। तो क्या होगा, ये टीचर इसको अलग नजरिए से देखेगा, इसकी राइटिंग, मान के चलिए ये राइटिंग पे नजर कर रहा है, ये राइटिंग पे गौर नहीं कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग नंबर देंगे अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग। लेकिन लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी वही चीज है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जैसे कि ये प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका आंसर ये है तो यही होगा, तो तीनों को नंबर सेम ही मिलेंगे, चाहे वो 3 टीचर या कितने भी अलग अलग प्रकार के टीचर इसको चेक करें। तो वैध किसे माना जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खालिस्तान का जरूर होना चाहिए। ठीक है, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो के लिए मैंने आपको डिटेल में बताया था, है ना। तो हम देखते हैं विद्यार्थियों समावेशन का, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण, अन्य शिक्षकों समावेशन। बहिष्करण मतलब नकारना चीजों को, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अन्य शिक्षकों समावेशन, शिक्षकों को तो होता नहीं है पोर्टफोलियो, उनका बनता नहीं, अभिभावकों का भी नहीं बनता। पोर्टफोलियो किनका बनता है, विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थियों चयन करते समय हम किसका देखेंगे, विद्यार्थियों का और समावेशन का देखेंगे। ठीक है, ये चीजें होना जरूरी है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में ये देखा जाता है, मैंने आपको वहां भी डिटेल में बताया था, अभी भी हल्का सा बता देता हूं कि उसकी एक्टिविटी क्या है। आपने देखिए ABCD के रूप में आप दे रहे हो, या फिर उत्तम, अच्छा, उत्तम, उत्कृष्ट, इस प्रकार से दे सकते हो, है ना। पोर्टफोलियो में तो पोर्टफोलियो रहेगा जिसमें आप हर चीज उनकी ऐड करोगे कि उसकी जो है गणित में कैसा रहा, वो इंग्लिश में कैसा रहा, ठीक है, उनका अदर बच्चों के साथ कनेक्शन कैसा रहा, क्या वो लड़ते झगड़ते रहे, क्या आपस में बातचीत करे, ठीक है, इस टाइप से। और उनकी जो है अंतःक्रियाएं कैसी रहीं, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने मजाक तो नहीं उड़ाया किसी बच्चों का जो मानसिक रूप से किसी तरीके से विकलांग है या कमजोर बच्चे हैं। तो ये सब चीजें उस चीज में पोर्टफोलियो में ऐड होती हैं। ठीक है, सीखने, खालिस्तान आकलन,
आकलन और अनुदेश के बीच ब्लैंक के दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो देखते हैं हम अटैच करके, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही लग रहा है ये। अब देखिए, आकलन मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। आकलन हुआ, या आकलन मतलब वो कैसे सीख रहा है, और मूल्यांकन मतलब वो क्या सीख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आपको बहुत सिंपल वे में बताया है। आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी कठिन भाषा लगेगी। तो जो आपका राइट आंसर है वो के लिए, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंध होता है। आकलन भी होता है और अनुदेशन, दोनों में संबंध स्थापित होता है, और अंतर नहीं होता, इनमें भिन्नता नहीं होती, इन दोनों में संबंध होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक स्थिति का सर्वोत्तम उपकरण है प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार या समाज नीति। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। प्रश्नावली, निरीक्षण। अब देखिए, सामाजिक की बात हो रही है, सामाजिक स्थिति की बात हो रही है, तो समाज मिति होगा यहाँ पे, नीति नहीं, समाज मिति। ठीक है, तो क्या आंसर सही होगा, नाम से स्पष्ट है, समाज मिति, नाम से ही समझ में आ रही है। किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है, तो इसको बताना है आपको। प्रश्नावली है, साक्षात्कार है। अब देखिए, उसके क्या करना है, हमें आंतरिक मनोभावों की माप करना है, और आंतरिक मनोभाव की सबसे उत्तम विधि क्या होगी। आप प्रश्नावली करेंगे, आप साक्षात्कार करेंगे, आप समाज नीति करेंगे, या प्रत्यारोपण विधि करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आंतरिक मनोभाव यदि उनके जानना है, उसकी माप करना है आपको। साक्षात्कार में आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, क्या आप खुद देते हो तो सही सही चीजें बताते हो? बिल्कुल नहीं। प्रश्नावली में आप सही चीज बता सकते हो? नहीं। समाज नीति? बिल्कुल नहीं। प्रत्यारोपण विधि जो है, इससे आप एग्जैक्ट चीज उनके मन में जो चल रही है वो पता लगा सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, किसी कक्षा में किसी विद्यार्थी के सामाजिक संबंधों का मापन किस विधि से किया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। प्रश्नावली से, साक्षात्कार से, निरीक्षण से, समाज नीति से। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, सामाजिक संबंध, समाज मिति होगा। ठीक है, यहाँ पे समाज मिति, सामाजिक संबंध हो, जहां पे भी आ गया मतलब आपका जो आंसर होगा वो समाज मिति होगा। प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षण नहीं। जो एग्जैक्ट आंसर जो आपका होगा, इफेक्टिव आंसर जो होगा वो समाज मिति होगा। शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? 29वें में शैक्षिक अनुसंधान में अब आपको खुद अपने आप से रिलेट करके देखना है किस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान में सबसे अधिक किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? साक्षात्कार। सबसे ज्यादा जो है इसका यूज किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। कौन सी अप्रोच का यूज किया जाता है? साक्षात्कार का। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किस चीज का ध्यान नहीं है? सीखने के लिए आकलन जो है किसी एक चीज का नहीं है इन चारों में से, तो वो चीज आपको बतानी है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का, या विद्यार्थियों की क्षमताओं का। सीखने के लिए जो आकलन है वो निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय इन चारों में से तीन का तो है लेकिन एक का नहीं है, तो वो आपको देखना है। तो सबसे पहली बात, उनका आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता देख के नहीं किया जाता है। ठीक है, अधिगम शैलियों को देख के, बिल्कुल उनकी त्रुटियों को देख के देखा जाता है, और विद्यार्थियों की क्षमताओं को भी देखा जाता है कि कौन सा बच्चा आकलन करते हैं। हम आकलन करके ही हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बच्चा थोड़ा अच्छा है, इससे थोड़े से हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा बाकी बच्चों से। ठीक है, तो ये चीजें भी होती हैं। तो आपका जो आंसर सही होगा, सिवाय की बात हुई है इसलिए विद्यार्थियों की आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकताएं, 30वें का आंसर ये होगा। 31वां देखते हैं हम, सतत और व्यापक मूल्यांकन के तार्किक आधार हैं। तो तार्किक आधार की बात करते हैं हम। सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, आकलन के अवसरों का अधिकमीकरण, या मानव व्यक्तित्व की समय प्रकृति या शिक्षक पर बोझ बढ़ाना। तो ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव है ये। और ज़्यादा इफेक्टिव आंसर आपका लग रहा है सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। आप सतत में और व्यापक में दोनों चीज़ें आप देखते हो। सतत में तो आप सिर्फ ये देख सकते हो जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ाई और तुरंत उसका आपने टेस्ट लेते जा रहे हो, मतलब एक टॉपिक पढ़ाया फिर कुछ आपने क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये सतत मूल्यांकन होगा। व्यापक मूल्यांकन मतलब बृहद रूप में होता है, ये हर चीज के बारे में आप
उनका मूल्यांकन करते हो कि वो किस तरीके से एक्टिव रहा क्लास में, है ना, हर चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। तो ये होता है व्यापक मूल्यांकन। तो सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन यही है आपका राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नावली मापन की एक प्रविधि है जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें न्यायाधीश के सदस्यों द्वारा लिखना पड़ता है। यह किसने कहा है? अब ये भी एग्जैक्ट आंसर हो गया है, ठीक है, इसका भी कोई एक ही आंसर होगा, फैक्ट है ये, एक नहीं दिया होगा तो इसका आंसर अभी आपको याद रखना है बुद्ध नहीं होगा, ये गुड होगा, ठीक है, गुड तथा स्कैट ने, तो ये गुड होगा, ये भी गुड होगा, गुड तथा स्कैट ने, ये याद रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए आपको रोचक बनाना है और उपयोगी बनाना है आकलन को, तो इसमें किसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, ठीक है, या विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, या प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत होगा यहाँ पे, ठीक है, औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये सही है। आकलन में हम यही करते हैं, मूल्यांकन में हम यही करते हैं, उनका आकलन करके हम तभी, देखिए मान के चलिए हमने आकलन किया कि ये किस प्रकार से एक्टिव रहा, इसको कितनी चीज़ें आई, है ना, तो इस प्रकार से हम बच्चों को बांट लेते हैं कि इससे हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, ज़्यादा हार्ड पूछने हैं या मीडियम पूछने हैं या बिल्कुल लो लेवल के पूछने हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर वो सही होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, या आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना, या सीखना और आकलन। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।